Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 4 अप्रैल 2022। तो गाइज आज है तारीख 4 अप्रैल 2022 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं। मतलब आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगा दिया है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, जिससे लास्ट में इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाया हूँ। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी कवर करवाता रहूँगा कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चंस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि इनका डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो कल की आंसर कीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए और कितने गलत। पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो बिम्स्टेक का समिट है, यह 5वां समिट हुआ है, कहां पर हुआ है? श्रीलंका के कोलंबो में देखने को मिला है और इसी कंट्री ने इस समिट को होस्ट भी किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक है, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अप्रैल के महीने में कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक? तो वो है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कौन सी तारीख में? तो 2 अप्रैल में हम लोग इसको भी ऑब्जर्व करते हैं। इनके बारे में कल मैं डिटेल से आपको सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो मेडन एडिशन है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज का, अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो आईमेक्स 2022। तो आईमेक्स 2022 अभी कंडक्ट किया गया है कहां पर? गोवा में, जो अरेबियन सी है वहां पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर रिसेंटली काफी आग लगी है, तो ये टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है? तो ये आपको अरावली हिल्स पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी बॉडी ने कोलेब्रेशन किया है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ, और ये कोलेब्रेशन करने के बाद में लीगल एड क्लिनिक बनाया है विमेंस के लिए? तो वो बॉडी है यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो एनसीडब्ल्यू ने यहाँ पर कोलेब्रेशन किया डीएसएलएसए के साथ में और उसके बाद लीगल एड क्लिनिक को बना दिया है। आई होप आप सभी लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सही सही दिए होंगे। स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। इनफैक्ट आप लोग इसको नंबर दोगे या रेटिंग दोगे तो 10 में से यहाँ पर 9 रेटिंग मिलेगी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। पूरी हिस्ट्री हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे यहाँ पर ये बमयान बुद्धा का इतिहास क्या था और तालिबान ने यहाँ पर इन स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये वापस से चर्चा में क्यों आ चुका है, सारे सोर्सेज के साथ बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा, खासकर जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आप बुद्धा के स्टैचू देख पा रहे होंगे, एक स्टैचू ये है, ये एक स्टैचू दूसरा ये है, और इस स्टैचू को आप देख पाओगे कैसे तोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख पाओगे जो ये मुंह का स्ट्रक्चर देखोगे कितना बेकार कर दिया गया है। ये सारा काम तालिबान के थ्रू किया गया था, तालिबान ने यहाँ पर इन स्टैचूज को तोड़ा है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल से, लेकिन उससे पहले बता दूं ये आर्टिकल आखिरकार लिया कहां से गया। तो सारे न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल कवर हो चुका है। आप एग्जाम्पल देखोगे इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया, इन्होंने डिटेल में समझाया बमयान बुद्धास क्या थे, प्लस यहाँ पर तालिबान ने इनको क्यों डिस्ट्रॉय किया, क्या इतिहास था, तो यहाँ से मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। उसके बाद एक आर्टिकल आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का अगेन, देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक और आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे आर्टिकल पिछले कुछ दिनों से लगातार कवर हो रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पर फाइनली काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, काफ़ी टाइम लगा है इसके ऊपर रिसर्च करने पर, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। उसके बाद यहाँ पर उन सबको कंपाइल करके पूरा हिस्ट्री कवर करने वाला हूँ। पहले हम न्यूज़ को समझते हैं। करंट न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि तालिबान जिसने एक टाइम पर इन बमयान बुद्धा के स्टैचू को तोड़ दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, वही तालिबान आज के टाइम पर बात करता है कि हम इस स्टैचू को प्रोटेक्ट करेंगे, इसको यहां पर प्रोटेक्शन देंगे, इसको प्रिजर्व करेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहा है तालिबान, इसको समझना है कि जिस टाइम पर उसने तोड़ा था, ठीक है, और आज के टाइम पर उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में चर्चा कर रहा है, तो कुछ ना तो कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर उस समय तोड़ा था तब भी गलती करी थी, आज प्रोटेक्ट कर रहा है तो क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, अब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करने वाले हैं। पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो स्टैचू है
ये स्टैचू आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर, ये जगह है बमियान, यहाँ पर ये बमियान वैली आपको देखने को मिलेगी, यहीं पर आपको ये स्टैचूज देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? ये बेसिकली जो जगह है बमियान, यहाँ पर आप कह सकते हो इसको हम लोग मेस आइनक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको जगह वहाँ पर देखने को मिलेगी, वहीं पर ये बमियान वैली है। जो फिलहाल मैं नाम बमियान लेने वाला हूँ, तो आपको ध्यान रखना है बमियान जगह पर आपको स्टैचूज देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि तालिबान ने एक समय पर तोड़ दिया और आज के टाइम पर प्रोटेक्ट करने के बारे में चर्चा कर रहा है। प्रोटेक्शन इसलिए देने के बारे में चर्चा कर रहा है क्योंकि चाइना का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। चाइना का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसको हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे, क्योंकि अभी कवर कर लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा यहीं पर ही, ठीक है। तो तालिबान का यहाँ पर क्या रोल है, पहले हम उसको समझते हैं, इतिहास में क्या हुआ है इन स्टैचूज के साथ में, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिरकार तालिबान आज के टाइम पर प्रोटेक्शन देने के बारे में क्यों चर्चा कर रहा है। लोकेशन आप लोगों ने देख ली है, यहाँ पर आप देख पाओगे एक टाइम पर स्टैचू ऐसे हुआ करते लेकिन बॉम्ब से उड़ा दिया गया और भी यहाँ पर बुरी तरह से इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया गया था। आप यहाँ पर अपने पास वीडियो देख पा रहे होंगे, ये एक GIF है और ऐसी वीडियोस काफ़ी सारी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आपको देखने को मिल जाएंगी, हर जगह पर आपको ये वीडियो मिल जाने वाली है। ये यहाँ पर स्टैचूज को तोड़ दिया गया था, एक बार और आप लोग देख सकते हो ये। अब यहाँ पर ये आप लोग देख पाओगे विकीपीडिया से इस आर्टिकल को उठाया गया है, मतलब ऑब्वियसली बात है सारी न्यूज़ और अलग अलग जगह से सबको कवर किया गया है, सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैचू का आप लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे कैसे तोड़ दिया गया है ना। तो हम लोग बात करें स्पेसिफिकली दो स्टैचूज आपको ये देखने को मिलेंगे, एक स्टैचू ये है, दूसरा स्टैचू ये है, ठीक है। ये वाला जो स्टैचू है थोड़ा सा बड़ा स्टैचू देखने को मिलेगा, ये वाला स्टैचू थोड़ा सा छोटा स्टैचू देखने को मिलेगा। जब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा का पूरा वैली ऑफ बमियान है, ये वैली ऑफ बमियान है लेकिन डिस्ट्रक्शन से पहले का नज़ारा है ये। और यहीं पर आपको ये जो जगह दिख रही है ना, ये हल्का सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा होल, इसके अंदर ही यहाँ पर स्टैचू बना हुआ है बुद्धा का। तो ये वेस्टर्न साइड वाला स्टैचू है और फिर उसके बाद इधर चलोगे तो एक स्टैचू यहाँ पर बना हुआ है छोटा सा। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, वीडियो को थोड़ा जूम कर लेना अदरवाइज नहीं दिख रहा है तो। वैसे तो यहाँ पर स्टैचूज हैं दोनों तरफ। तो ये वाला जो वेस्टर्न साइड वाला है वो ये वाला स्टैचू है, ठीक है। और इधर वाला जो है दूसरा वाला जो आपको यहाँ वाला देखने को मिलेगा, इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं, आपको ध्यान रखना है। जो ये वाला जो स्टैचू है वेस्टर्न साइड वाला, इसका जो मतलब ये जो स्टैचू ये 55 मीटर का आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा बड़ा है जैसे मैंने आपको बताया अभी। और जो छोटा वाला स्टैचू है ये आपको 38 मीटर का देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे होंगे। कहाँ पर लोकेशन है इसकी, तो अफगानिस्तान में बमियान जगह पर ये आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब स्टैचू का एक बार और आप लोग पिक्चर देख सकते हो, स्लाइड्स मैंने आगे पीछे लगा रखे हैं क्योंकि काफ़ी सारी रिसर्च की ज़रूरत थी, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस वाइज डिस्कस करते रहेंगे। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये कि जो मैस आइनक जगह है, ठीक है, ये जो जगह है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये कहाँ पे है आपको अफगानिस्तान में ये देखने को मिलेगी, यहाँ पर मैस आइनक नाम की जगह देखने को मिल जाएगी, काबुल से थोड़ी सी दूरी पर है, यहीं पर आपको स्टैचूज देखने को मिलेंगे। तो अभी क्या हुआ, ये जो जगह है ये कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा जानी मानी जगह है, ठीक है। कॉपर माइनिंग के लिए कि मतलब खुदाई करके हम लोग कॉपर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ रिसेंटली आप देख पाओगे क्या हुआ, ये आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर चाइना ने अनाउंस किया कि हम लोग उस वाली जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करके कॉपर को निकालेंगे, कॉपर को निकाल कर कुछ पैसा तालिबान को दे देंगे, कुछ पैसा हम लेंगे। तालिबान खुश हो गया, भाई इतना तो हमारे लिए किसी ने नहीं सोचा जितना यहाँ पर चाइना सोच रहा है, थोड़ा पैसा हमें मिलेगा, थोड़ा चाइना ले जाएगा, सही रहेगा, तो ऐसा कर लेना चाहिए। तो इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो जगह है ना, यहीं पर आपको स्टैचूज देखने को मिलेंगे। तो तालिबान ने ये बोला, तालिबान ने सोचा कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है हमारे हाथ से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो ये बुद्धा के स्टैचू है यहाँ पर हम लोग इन स्टैचूज़ को प्रोटेक्शन देंगे, इन स्टैचूज़ को प्रिजर्व करेंगे, चाइना को खुश करने के लिए कि चाइना अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लेकर आए। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर मुद्दा था। अब आप कहोगे चाइना को क्यों खुश करने के लिए, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं बुद्धिज़्म की तो बुद्धिज़्म आज से 2500 साल पहले आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें बुद्धिज़्म 2500 साल पहले आया तो इंडिया के अंदर ओरिजिन हुआ था, उसके बाद यहाँ पर अलग अलग देशों के अंदर गया और भी दूर तक गया, फिर उसके बाद आज के टाइम पर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो चाइना के अंदर भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो चाइना के अंदर भी बहुत बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पर चाइना को एक तरीके से खुश करने के लिए कि हाँ देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये बुद्धा की प्रतिमा है इसको हम लोग प्रोटेक्शन देंगे अब यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, तालिबान ने ये काम करके दिखाया कि हम लोग प्रोटेक्शन देंगे। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है, क्योंकि तालिबान नहीं चाहता मेरे हाथ से पैसा निकल जाए, ठीक है। ये समझ में आया? तभी यहाँ पर तालिबान ने पहले तो तोड़ दिया था इन स्टैचूज़ को और आज के टाइम पर इनको प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा कर रहा है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से बहुत ही सिंपल शब्दों में समझ गए होंगे कि यहाँ स्टैचूज़ कितने पुराने हैं, ठीक है। 5वीं सेंचुरी के स्टैचू यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसको यहाँ पर बर्बाद कर दिया गया था एक्सप्लोसिव्स रॉकेट्स वगैरह का यूज़ करने के बाद, ये मैंने आपको बता दिया।
स्टैचूज़ के बारे में और भी मैं आप लोगों को बात बताऊं तो 2003 के अंदर यूनेस्को ने इन स्टैचू को, जो भी यहाँ पर स्टैचू टूट गए, उसके बाद भी जो भी यहाँ पर टुकड़े उकड़े बचे हैं, बम्यान बुद्धा के जो भी यहाँ पर स्टैचू के टुकड़े बचे हैं, उन सबको यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेरेशन दे दिया। भाई उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड कर लिया और वहाँ पर लोग घूमने जाएं, वो यहाँ पर बेसिकली एक पर्पस आ गया। ठीक है, तो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही बना दिया। ये आप लोग को ध्यान रखना है 2003 के अंदर में, ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 9 मार्च 2021 में जो स्टैचू ऑफ सलसल है, इसको वापस से बनाया गया एक 3D प्रोजेक्शन में। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया ना, 2 स्टैचू हैं, दोनों स्टैचू के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, 2 स्टैचू हैं, दोनों के अलग अलग नाम है। एक का नाम क्या है? सलसल, ये आप लोग देख पाओगे। दूसरे का नाम है यहाँ पर शामम। ठीक है, एक का नाम सलसल है, दूसरे का नाम शामम है। इसके मतलब क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। ये वाला स्टैचू आपको सलसल देखने को मिलेगा, ये शामम देखने को मिलेगा। तो बताया गया तोड़े तो दोनों थे, लेकिन जिसमें से क्या हुआ, 9 मार्च 2021 की बात है, पिछले साल की बात है, जो स्टैचू ऑफ सलसल है इसको वापस से रिक्रिएट किया गया है। ठीक है, यहां पर ये आप लोग को ध्यान रखना है इसके बारे में, ये थोड़ा सा अपडेट भी है। तो बम्यान मुद्दा के बारे में आई होप आप लोग समझ चुके हो। काफ़ी लंबे समय की यहाँ पर बात है। ये क्या क्या हुआ था ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये 55 मीटर का स्टैचू था जिसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये यहाँ पर 38 मीटर का स्टैचू था जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा, वो जो स्टैचू है, एक का नाम है सलसल, दूसरे का नाम है शमाम। तो ये नाम दिए गए थे लोकल्स के थ्रू। जो ऊंचे वाला स्टैचू, इसका नाम सलसल है। सलसल का मतलब होता है लाइट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स, और शमम का मतलब है क्वीन मदर। ठीक है, ये दोनों मतलब भी समझ लेना। ये जो स्टैचूज़ हैं ये यहाँ पर बनाए गए थे लगभग 5वीं सेंचुरी के आसपास की बात है। लगभग आप कह सकते हो 1600 साल पुराने यहाँ पर स्टैचू, 1500 साल पुराने स्टैचू आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतने पुराने ये स्टैचू देखने को मिलते हैं, और उस समय के दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचूज़ ये हुआ करते थे। ठीक है, जिनको अभी यहाँ पर तोड़ दिया गया था। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर सारी बातें काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं कि इन स्टैचूज़ को बनाया किसने। ठीक है, ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार चलो हमने ये देख लिया स्टैचूज़ को तोड़ दिया, या क्या क्या मुद्दा था सब कुछ समझ लिया कि हाँ चाइना से पैसा लेने के चक्कर में तालिबान आज के टाइम पर प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन सर ये भी तो बताओ कि आखिरकार ये स्टैचूज़ बनाए कैसे गए थे। तो बनाने के पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया के अंदर उस समय पर बहुत सारे व्यापारी हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे। ठीक है, और चाइना उस समय पर सिल्क के लिए जाना जाता था, सिल्क यानी कि रेशम के लिए। तो क्या करते थे इंडिया के लोग यहाँ से चाइना जाते थे, और चाइना जाते थे कौन से वाले रास्ते से? यहाँ पर आप देख पाओगे जो यहाँ पर हिंदू कुश वाला रीजन है। ठीक है, हिंदू कुश हिमालयास कौन से, जो आपको एक ग्रीन कलर का रीजन दिख रहा है, ये आपको हिंदू कुश हिमालय वाला रीजन दिख रहा है। ठीक है, तो इस ऊपर वाले नदन वाले साइड से निकलते थे, और यहाँ से चाइना से सिल्क खरीदा, और सिल्क खरीद कर इस वाले रास्ते से बमियान से होते हुए, वही जो बमियान जगह है, इस वाले रास्ते से निकलते थे, और इधर की साइड फिर जाते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में सिल्क बेचकर, वहाँ से पैसा वगैरह लेकर। ऑब्वियसली बात है, सिल्क यहाँ से खरीदा, हम लोग व्यापारी थे तो यहाँ पर सिल्क खरीदा और उसको ले जाके बेच दिया वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ से पैसा लिया, और उसके बाद ये वापस से आते थे। ये इसका यहाँ पर इतिहास था। तो आप कहोगे स्टैचू बनाने के पीछे का क्या रीज़न है, स्टैचू कैसे बना गए? तो देखो होता ये था, जब ये लोग जाते थे सिल्क खरीद कर, वहाँ से बेचकर वापस से आते थे पैसा लेकर, तो यहाँ पे बहुत सारे लुटेरे वो पैसा लूट लेते थे। ठीक है, ऐसा बहुत सारे कंसर्न्स देखने को मिलता था। तो यहाँ पर उन जो भी मतलब ऐसा बहुत केस बढ़ चुका था, ये एक्टिविटीज़ कॉमन सी हो गई थी, लोग यहाँ पर लगातार एक तरीके से परेशान हो चुके थे इन सब चीज़ों की वजह से। तो अब इंडियन जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपना एक दिमाग लगाया। इन्होंने सोचा कि हम लोग भी परेशान होते हैं, तो क्यों ना इन लोगों को अपने व्यापार में शामिल कर लिया जाए। तो इन लोगों से बात की गई कि भाई तुम लोग हमारे व्यापार में शामिल हो जाओ ना, हम लोग यहाँ से सिल्क लेकर आएंगे, तुम्हें देंगे, तुम पहुँचाओ, सामान लेकर आओ, पैसा लेकर आओ, हमें दो। ठीक है, ऐसे व्यापार करेंगे, तुम्हें भी फायदा, हमें भी फायदा। तो यहाँ पर ऐसा काम हो सकता है। तो इन लोगों को इंक्लूड करने के बारे में चर्चा की गई। फिलहाल इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पर आप देख पाओगे जो कुषाण एम्पायर है, जो कुषाण वाले लोग थे, कुषाण ट्राइब्स थे, वो यहाँ पर आए। इन्होंने भारत के जो ट्रेडर्स थे इनकी मदद करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करी। ठीक है, तो ये जो कुषाण एम्पायर है, यहाँ पर आप देख पाओगे जो कुषाण ट्राइब्स हैं, ये कौन से वाले रीजन से निकल कर आते हैं? ये बैक्टीरिया रीजन। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये ये स्पेलिंग आप देख लेना, बैक्टीरिया नाम है। ठीक है, बैक्टीरिया नाम है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ये पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ से जो यहाँ पे कुषाण ट्राइब है, इन्होंने यहाँ पर भारत के ट्रेडर्स की हेल्प करी। उन्होंने बोला ठीक है हम लोग व्यापार करेंगे आपके साथ, और लंबे समय तक व्यापार किया भी। ठीक है, जो बातें बता रहा हूँ आप देख पाओगे यहाँ पर लिखा हुआ है सिल्क रोड्स वगैरह के बारे में। तो इन्होंने लंबे समय तक व्यापार किया भी। अब व्यापार किया हम लोगों ने साथ में उनके, तो वो लोग भी सोच रहे थे कि यार इतना कुछ मिल रहा है हम लोगों को, तो हम लोग भी क्या करें, इन लोगों के लिए कुछ करते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, हमारे लिए इन स्टैचूज़ को बनाया। कुषाण एम्पायर के अंडर में जो ये बुद्धिस्ट कुषाण एम्पायर थे, यहाँ पर आप देख पाओगे ये जब फैलता रहा तो इन्होंने यहाँ पर जो स्टैचूज़ ये बनाए थे। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, इन्होंने यहाँ पर ये स्टैचूज़ बनाए हैं, और
इंडिया के लिए यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर स्टैचूज़ को बनाए गए। फिर उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे बमियान जो है एक मेजर ट्रेड, कल्चरल और रिलीजियस सेंटर भी बन चुका था। तो इसी के बेसिस पर वहाँ से लोग निकलते थे, चाइना, इंडिया, रोम, यहाँ पर एक पूरा रास्ता बन चुका था। ठीक है, अब बमियान से निकलता था रास्ता पूरा का पूरा। तो कुशांस ने यहाँ पर क्या किया, जो कि एक तरीके से हमारे साथ ट्रेड में आ चुके थे, इन्होंने यहाँ पर स्टैचूज़ बनाए। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ये की बात है। तो यहीं पर ये स्टैचूज़ को बना दिया गया था। तो ये स्टैचूज़ यहाँ पर बन गए थे, जिसको तालिबान ने बाद में डिस्ट्रॉय किया। तालिबान ने रिसेंटली बोला कि देखो उनकी आतंकवादी सोच है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर रखा है वो सब। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। तो ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसके पीछे का रीज़न क्या, मैंने आप लोग को सारी बातें बता दी। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया करेंटली चर्चा में क्यों है। तो करेंटली इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर चाइना अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, और अब इन्वेस्टमेंट तालिबान चाहता है कि वो आता रहे, इन्वेस्टमेंट ना जाए हमारे हाथ से। तो उसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये काम किया जा रहा है कि अभी इन स्टैचूज़ को प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की जा रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर ये स्टैचूज़ को प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो यहाँ पर चाइना कहीं ना कहीं एक तरीके से मुखर जाएगा, जिससे कि तालिबान को नुकसान होगा, अफगानिस्तान को नुकसान होगा। तो ये यहाँ पर आपको रीज़न दिख रहा है। तो मतलब अपना फ़ायदा, सेल्फिशनेस, वही चीज़ यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे तालिबान की तरफ से नज़र आ रही है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग एक क्या हुआ, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलो मैं आप लोग को इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। तो हर एक आर्टिकल का रिगार्डिंग मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाता रहूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वो भी आप लोग एक बार कवर करते रहना। तो क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा। अगर इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में हम लोग बात करें तो फ्यूचर बुद्धा कौन है, ठीक है, जो कि आएंगे और दुनिया को बचाएंगे, येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। तो फ्यूचर बुद्धा का नाम यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन आपको ऑप्शन पहला आप लोगों को दिख रहा होगा अवलोकितेश्वरा, उसके बाद दूसरा है लोकेश्वरा, तीसरा मैत्रेय और चौथा यहाँ पर पद्मापनी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो बुद्धिस्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग बात करें, जो मैत्रेय बुद्धा है ये बोला जाता है ये यहाँ पर एक बोधिसत्व हैं जो कि अपीयर होंगे अर्थ पर, ठीक है, फ्यूचर में, और निर्वाण यहाँ पर अचीव करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर लोगों को सिखाएंगे प्योर धर्म के बारे में। ठीक है, जैसा यहाँ पर शाक्यमुनि बुद्धा ने किया था, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आता है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से समझ चुके हो। 2018 में बुद्धिज़्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो आई होप आप लोग क्लियर कर चुके हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है तो फटाफट यहाँ पर वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है उसको दबा सकते हो। लाइक का बटन दबाकर आप लोग वीडियो को सपोर्ट कर सकते हो। फिर उसका एक छोटा सा आर्टिकल है, क्योंकि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेज को भी रेगुलरली कवर करते हैं। यहाँ पर 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल को एक दिन यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, या फिर आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, यहाँ पर इसको हिंदी में बोलते हैं। ये जो दिन है इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम लोग जागरूकता फैला सकें कि लैंड माइंस कितनी खतरनाक होती हैं इंसान की जान के लिए और जो पॉपुलेशन है उसके लिए, और इसी वजह से इस दिन को हम लोग यहाँ पर मनाते हैं ताकि इसके बारे में जागरूकता फैलाएं। साथ ही साथ सरकार को एंकरेज करें कि सरकार जितनी भी लैंड माइंस है उनको साफ करे। लैंड माइंस क्या होती हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे ज़मीन के अंदर इस प्रकार से लैंड माइंस को बिछाया जाता है, ठीक है, और ये फट जाती हैं, डिस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। और मतलब पहले इतिहास में काफ़ी सारी जगह पर वॉर हुई है। कैम्बोडिया के एग्जाम्पल आप लोग ले पाओगे, वहाँ पे तो बहुत सारी लैंड माइंस मिली हुई हैं, बहुत सारी लैंड माइंस यहाँ पर बिछी हुई हैं, अभी भी काफ़ी सारी लैंड माइंस नहीं निकल पाई हैं। तो क्या है, यही यहाँ पर पर्पज़ है कि इन लैंड माइंस के बारे में जागरूकता लोगों के पास आए, लोगों की जान बचाएं, प्लस सरकार से हम लोग एंकरेज करें कि जो सरकार है वो इन लैंड माइंस को सबको साफ करे। ठीक है, अब इस चूहे के बारे में आपको पता होगा पहले भी, अगर आप लोग करंट अफेयर काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हो तो। इसका नाम मेगावा है ना। तो क्या हुआ था, इसको भी यहाँ पर एक गोल्ड मेडल मिला हुआ था। ये गोल्ड मेडल क्यों मिला था, क्योंकि ये जो चूहा है ये लैंड माइंस को डिटेक्ट करने का काम करता था। इसने लगभग 70 से ऊपर जो लैंड माइंस है वो खोज के बताई थी, सूंघ करके यहाँ पे लैंड माइंस है। तो काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई, ऑब्वियस सी बात है। फिलहाल यहाँ पर रिटायर वगैरह हो चुका है चूहा, अभी फिलहाल यहाँ पर इसकी डेथ की भी खबर आई हुई है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से क्लियर कर चुके हो। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ज़बरदस्त होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से इसको रिलेट कर सकते हो या स्पेस सेक्टर से इसको रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे बात की गई है नेत्रा प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये नेत्रा प्रोजेक्ट क्या है इसको डिस्कस करेंगे। इसरो का यहाँ पर ये एक बेहतरीन सा प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी लोगों की हेल्प करेगा, प्लस इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इसरो की यहाँ पर तारीफ और ज़्यादा होने वाली है।
आपको नेत्रा प्रोजेक्ट समझने से पहले समझना होगा स्पेस जंक। स्पेस जंक क्या है, स्पेस का कूड़ा, अंतरिक्ष का कचरा क्या है वो आपको समझना होगा। ये आर्टिकल द हिंदू के अंदर कवर किया गया है कि इसरो यहाँ पर सेटअप कर रहा है कि हम लोग स्पेस डेब्रिस को टैकल कर पाएं। देखो, स्पेस जंक या फिर स्पेस डेब्रिस एक ही चीज़ है, जो अंतरिक्ष का कचरा है, अंतरिक्ष का कूड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख पाओगे, एक आर्टिकल डिटेल में इसके बारे में समझाया गया है। जब आप लोग देखोगे तो आज के टाइम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत आसान सा हो चुका है सैटेलाइट्स को ऊपर भेजना। तो क्या होता है, बहुत सारी सैटेलाइट्स वगैरह रेगुलरली भेजी जा रही हैं, बहुत कुछ यहाँ पर अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। अब सब वो भेजा जा रहा है तो एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम होती है। एक सैटेलाइट भेजी है, उसकी लाइफ टाइम है 2 साल, 4 साल, 8 साल, 12 साल। उसके बाद क्या होगा, वो कचरा बन जाएगा। क्या होगा, अंतरिक्ष में फिर वो ऐसे ही घूमेगा जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हो स्ट्रक्चर सामने। ठीक है, तो वो आप लोग देख पाओगे। ये यहाँ पर इसरो ने खुद, सॉरी नासा ने खुद यहाँ पर इसको इमेज को दिखा रखा है कि आज के टाइम पर ऐसा सिनेरियो दिखता है और एक टाइम पर ये पूरा भर जाएगा अगर इसी प्रकार से चीज़ें चलती रहीं तो। अंतरिक्ष में कचरा ही कचरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद देखोगे ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे पब्लिश हुए थे कि पृथ्वी के पास ऐसे रिंग्स आने वाली हैं। ठीक है, रिंग्स आ जाएंगी, लेकिन ये जो रिंग्स हैं ये दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ना कि हाँ, लेकिन ये असल में ये है कचरा। ठीक है, तो रिंग्स जो बनेंगे ना वो ऐसे कचरे वाली रिंग्स बनती हुई नजर आएंगी और ये सारा कचरा कहीं ना कहीं हमारे स्पेस को बुरी तरह से अफेक्ट करेगा और न केवल स्पेस को, बहुत ज़्यादा बर्बादी भी होती हुई नजर आएंगी। तो स्पेस जंक समझ में आया, जो ये स्पेस का कूड़ा है, इसी को ट्रैक करने के लिए, इसी को टैकल करने के लिए, इसके ऊपर ध्यान रखने के लिए भी यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम है नेत्रा। ठीक है, तो इसको टैकल करने के लिए नेत्रा प्रोजेक्ट यहाँ पर काम करेगा, जो कि इसरो का यही प्रोजेक्ट है। क्लियर हुआ? अभी इसको बारे में डिटेल से बताऊंगा, बट स्पेस जंक के बारे में थोड़ी बहुत आप बातें और समझ लो। स्पेस जंक या फिर डेब्रिस यानी कि जो अंतरिक्ष का कचरा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पेंट रॉकेट स्टेजेस हैं, मतलब वही जो रॉकेट हमने भेजा, सैटेलाइट को लॉन्च किया, वो रॉकेट बेकार हो गया वहाँ पर, है ना। ये थोड़ा रॉकेट वापस आ गया तो वो तो फट गया, सब बेकार हो गया, वो सब यहाँ पर कूड़ा बन गया, डेड सैटेलाइट्स हो गई। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो गई जो कि आज के टाइम पर वहाँ पर कूड़े की तरह घूम रही है। और ख़ास बात यह है कि वो जैसा जैसा घूम रहा है ना अंतरिक्ष के अंदर, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। एवरेज स्पीड 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो सारा कचरा घूम रहा है अंतरिक्ष के अंदर, वो तैर रहा है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इतनी स्पीड से यहाँ पर जो कचरा तैर रहा है, वो अगर किसी प्रोजेक्ट से, किसी सैटेलाइट से अगर टकरा जाए तो वह सैटेलाइट तो तबाह हो जाएगी। ठीक है, या फिर किसी बड़ा प्रोजेक्ट, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उससे टकरा जाए तो वो भी बेकार हो जाएगा। मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है इन कचरों की वजह से। ये यहाँ पर कहने का पर्पस है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो ये फ्लोटिंग डेब्रिस है, यानी कि तैर रहा है, ये बहुत ज़्यादा खतरा है हमारी सैटेलाइट्स के लिए जो कि आज के टाइम पर काम कर रही हैं, क्योंकि उन सैटेलाइट से टकरा सकता है और टकरा के यहाँ पर उन सैटेलाइट को बेकार कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है जिसको सही करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और पर्पज़ है, वो हमारा ये है, ये जो कूड़ा है ना, ये कूड़ा एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। इसको हम लोग कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं। अब ये जो आपके सामने वीडियो चल रहा है, ये क्या है, ये यहाँ पर डोमिनो इफेक्ट कहलाता है, यानी एक गिरा सबको लेके डूबेगा। तो कहीं ना कहीं कैसलर ने भी, यहाँ कैसलर सिंड्रोम भी कुछ इस प्रकार से चीज़ें। कैसलर सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सैटेलाइट्स तो बहुत सारी हैं, आप देख पाओगे अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारा कचरा है। ये कचरा ऐसे नहीं बना, ये कचरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा कब, जब यहाँ पर ये बोला गया, देखो इसको डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है इसको समझो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार स्पेलिंग, डोमिनो इफेक्ट। देखो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोमिनो इफेक्ट के अंदर क्या होता है, मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक कचरा है जो कि 27,000 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है। मान लो ये जो कचरा है ये दूसरे से टकराया। ठीक है, ये टकरा गया दूसरे से, ये फट गया। फटने के बाद ये जो फटने के बाद इसका जो कंकड़ है वो उड़ा, वो दूसरे सैटेलाइट से टकराया। फिर वो कंकड़ उड़ा, वो किसी और सैटेलाइट से टकराया, वो किसी और सैटेलाइट से टकराया। तो यहाँ पे उड़कर सब आपस में टकराते 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 यहाँ पर सब तबाह हो जाएगा। इसी को हम लोग कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लेकर आया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे कि आपस में यहाँ पर टकराते 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 सब कुछ विस्फोट हो जाएगा। तो इन फ्यूचर ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है जब एक टाइम पर कूड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा स्पेस के अंदर। तो इसी वजह से हम लोगों को आवश्यकता है कि इस कूड़े को हम लोग ख़त्म करें। और इंडिया का जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका यहाँ पर इसी चक्कर में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नेत्रा। नेत्रा यहाँ पर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस के लिए, और ये क्या करेगा, इन डेब्रिस यानी इन कूड़े करकट को डिटेक्ट करेगा, प्लस और जो दूसरे हार्मफुल चीज़ें हैं हमारी इंडियन सैटेलाइट्स के लिए उन सबको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग अपनी सैटेलाइट्स को इन सारे कूड़े से बचा पाएंगे। ज़रूरत क्या है इसकी, ज़रूरत यहाँ पर यह है कि भाई आज के टाइम पर इतनी महंगी महंगी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है, इतना इतना पैसा खर्च जा रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर खर्च जा रहा है, करोड़ों रुपया खर्चा जा रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं जो हमारा इंडियन एसेट्स है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर, जो भी हमारी सैटेलाइट्स हैं आज के टाइम पर स्पेस के अंदर, उसको हम लोग टकराने से बचा सकें। क्लियर हुआ? तो इसी चक्कर में स्पेस एसेट्स को बचाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नेत्रा लेकर आ रहे हैं। इस नेत्रा प्रोजेक्ट के अंदर में इसरो की प्लानिंग यहाँ पर यह है कि हम लोग क्या कर सकें, बहुत सारी ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज़ को लेकर आएँ। कनेक्टेड रडार्स होंगे, टेलीस्कोप होगा, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट होगा, कंट्रोल सेंटर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी जो कि आपस में मिलकर काम करेंगी, प्लस कूड़े को ऑब्जर्व करेंगी, उनको डिटेक्ट करेंगी, फिर उनसे बचने की हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से प्रिपरेशन चलाएंगे। इसके फायदे क्या होंगे? फायदा ये होगा, जो ये नेत्रा प्रोजेक्ट है ये स्पॉट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है चीज़ों को, जो भी कूड़ा है स्पेस के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये, जो कूड़ा है कितने साइज का होगा, छोटे से छोटा 10 सेंटीमीटर का कूड़ा को भी यहां पर ये डिटेक्ट कर पाएगा। साथ ही साथ यहां पर आप कह सकते हो बड़े से बड़े साइज के कूड़े को भी डिटेक्ट कर पाएगा, और भले कितनी तेजी से यहां पर वो घूम रहा होगा, उन सबको बहुत आराम से डिटेक्ट कर पाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसके बेनिफिट डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। जो ये नेत्रा है, ये जो इसके एफर्ट्स है वो इंडिया को एक तरीके से हिस्सा बनाएगा एक इंटरनेशनल एफर्ट्स पर, क्योंकि दुनिया भर की कंट्रीज आज के टाइम पर इसी के ऊपर काम कर रही हैं कि हम लोग स्पेस डेब्रिस यानी जो ये अंतरिक्ष का कूड़ा है इसको टैकल कर पाएँ, इससे हम लोग बच पाएँ, इसको ट्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। आई होप आप लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में समझ चुके हो, स्पेस डेब्रिस क्या होता है, कैसे खतरनाक है, डोमिनो इफेक्ट क्या है, आप लोग समझ चुके हो। स्पेस सेक्टर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यूपीएससी ने 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था, जो ये द मंगलयान है, मंगलयान को लॉन्च किया गया है इसरो के थ्रू, लेकिन इस मंगलयान के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, जो मंगलयान है इसको हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही है, हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा इसको। दूसरा यहाँ पर बोलता है स्टेटमेंट कि ये जो मंगलयान है इसको लॉन्च करते ही इंडिया दूसरी कंट्री बन चुका है जिसने यहाँ पर मार्स के ऊपर अपना मिशन भेजा, यूएसए के बाद में नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। यूएसए के बाद यहाँ पर इंडिया सेकंड कंट्री नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, ये जो मंगलयान मिशन लॉन्च किया इसरो ने, इसके साथ साथ इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री बन चुका था जिसने सक्सेसफुली अपना स्पेसक्राफ्ट जो है यहाँ पर मार्स पर पहुँचाया, और पहले अटेम्प्ट में ही काम करके दिखाया, पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुली हमने काम कर लिया। तो हाँ, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1 और 3 ओनली। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हो, यह इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग इसको आप लोग रिलेट कर सकते हो। रैंप स्कीम के बारे में चर्चा की जा रही है। जो रैंप स्कीम है ये एमएसएमई के लिए यहाँ पर चलाई जा रही है। तो एक ज़बरदस्त सा आर्टिकल है, बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना, ऐसे क्वेश्चंस पहले ही पूछे गए हैं। तो इशू क्या है आप देख पाओगे, पीआईबी का आर्टिकल है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स होता है करंट अफेयर के लिए, हमारी सरकार डायरेक्टली यहाँ पर डेटा को पब्लिश करती है। हुआ क्या, यूनियन कैबिनेट ने इस रैंप स्कीम को अप्रूव किया है। पहली चीज, रैंप की फुल फॉर्म क्या है? रैंप की फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो एमएसएमई का एक बहुत बड़ा रोल है। एमएसएमई मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे हमारे एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उनको एक्सेलरेट करने का यहाँ पर ये काम करेगा रैंप स्कीम। ठीक है, और ये स्कीम जो है बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट होगी 2022-2023 वाले साल में, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है $808 मिलियन तक यहाँ पर इस स्कीम के लिए, जहाँ पर हम लोग एमएसएमई को काफ़ी हद तक बढ़ावा देंगे। आप लोग देख पाओगे, इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हो, यही आर्टिकल मैंने आगे चेप दिया है, इसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज़, इस आर्टिकल को डिटेल से पढ़ने से पहले आपको समझना होगा आखिरकार एमएसएमई क्या होती है, इनकी क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो सबसे छोटा एंटरप्राइज, स्मॉल माइक्रो से बड़ा वाला, और मीडियम स्मॉल से बड़ा वाला। तो ये एंटरप्राइजेस हैं, अलग अलग कैटेगराइजेशन में यहाँ पर ये देखने को मिलता है। लेकिन इनके लिए भी यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो आपको एक छोटा एंटरप्राइज बनाना है, माइक्रो एंटरप्राइज बनाना है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो उसका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, वो 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो, प्लस उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगा। और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए क्या है, जो उसका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर वो 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ पर एक स्मॉल एंटरप्राइज है। मीडियम एंटरप्राइज के अंदर बात करें, जो उसका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर वो 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, प्लस जो एनुअल टर्नओवर होगा उसका वो 250 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो वो जाकर एक मीडियम एंटरप्राइज बनेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इसके आपको कैटेगराइजेशन समझ में आना चाहिए। ये यहाँ पर आगे भी मेंशन किया गया है, आप लोग इसको देख पाओगे, वही चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले ही बताई हैं।
अब ये जो एंटरप्राइजेस है इनका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत की इकॉनमी के लिए। ये बेसिकली कहीं ना कहीं ग्रोथ एक्सेलरेटर्स है इंडियन इकॉनमी के लिए। इंडियन इकॉनमी के ग्रोथ के पीछे इनका एक बहुत बड़ा रोल है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। जो हमारी जीडीपी है देश की, उस जीडीपी के अंदर 30% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ये एमएसएमई का है, ये छोटे छोटे बिजनेसेस का है। अगर हम लोग बात करें एक्सपोर्ट के टर्म्स में तो ये बेसिकली हमारे सप्लाई चेन का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लस ओवरऑल जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उस एक्सपोर्ट के अंदर इन एमएसएमई का 48% के आसपास का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एमएसएमई एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। काफ़ी सारी लोगों को नौकरियां दे रखी हैं एमएसएमई के अंदर। इनफैक्ट बताया गया इसने लगभग 110 मिलियन पीपल को पूरे देश भर में नौकरियां दे रखी हैं। प्लस इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो एमएसएमई है, एमएसएमई आप देख पाओगे ना केवल अर्बन एरियाज़ के लिए, आपको रूरल एरियाज़ में भी देखने को मिलेगा। शहर के साथ साथ आप लोग देख पाओगे यहाँ पर जो गांव वाले एरियाज़ है वहाँ पर भी एमएसएमई ऑपरेट्स करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इसकी खास बात देखने को मिलती है। तो इंडिया के लिए एमएसएमई कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने समझ लिया। तो इसी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ये रैम्प स्कीम को लेकर आया गया। रैम्प की फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्कीम के अंदर होगा क्या, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो स्कीम है इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का भी काफ़ी बड़ा सपोर्ट है जो कि यहाँ पर पूरी तरह से मदद करेगा, क्योंकि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो कोविड-19 की वजह से भी काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर हर तरफ से हेल्प आ रही है। प्लस इसका मकसद यह है, इस स्कीम का मकसद यह है कि हम लोग एमएसएमई का जो मार्केट के अंदर एक्सेस है वो इम्प्रूव कर सके, मार्केट के अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा उसकी कैप्चराइजेशन को बढ़ाएं। प्लस जो ये एमएसएमई इंस्टीट्यूशंस है इसको और ज़्यादा मजबूत करें। इनका जो गवर्नेंस है केंद्र सरकार के लेवल पर और स्टेट के लेवल पर उसको हम लोग और इंक्रीज़ करें। प्लस सेंटर और स्टेट लिंकेजेस और पार्टनरशिप को इंप्रूव करें। प्लस यहाँ पर जो एमएसएमई के लिए डिले पेमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, उन सारी डिले पेमेंट्स को जो भी दिक्कत हो रही है, ऑब्वियसली बात है कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तभी डिले पेमेंट्स जो है देरी से जा रही है एमएसएमई के पास, तो उसको हम लोग रिजॉल्व करें जिससे कि एमएसएमई थोड़ा जल्दी जल्दी वर्क कर पाएंगे। फंडिंग के बारे में बात करें तो इस स्कीम के अंदर बताया गया है लगभग 6062 करोड़ रुपए यहाँ पे बोला जा रहा है, आउट ऑफ विच 3750 करोड़ रुपए यहाँ पर लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाएगा वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, कुछ पैसा जो बाकी बचा है, बाकी पैसा फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा इंडिया की साइड से। तो ये सारा पैसा एमएसएमई के पास जाने वाला है और ये जो फंड है ये सब इस स्कीम के माध्यम से जाएगा जिसका नाम रैम्प है। ठीक है, और ये जो फंड है इसकी मदद से क्या किया जाएगा, हम लोग एमएसएमई को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे इस पूरे के पूरे मार्केट वाले एरिया के अंदर। प्लस यहाँ पर जो फंड है इस फंड के माध्यम से क्या होगा, एमएसएमई रिफॉर्म किया जाएगा। एमएसएमई के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, तो नेशनल एमएसएमई रिफॉर्म एजेंडा को लेकर आया जाएगा। प्लस एमएसएमई जो सेक्टर है उसका यहाँ पर हम सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन देख पाएंगे, केंद्र सरकार लेवल और स्टेट के लेवल पर एक कोलैबोरेशन देख पाएंगे, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। प्लस यहाँ पर जो इफेक्टिवनेस है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम को लेकर इसको और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करने वाले हैं ये सारा पैसा देने के बाद। तो ये सब कुछ पैसा जो दिया जा रहा है बेसिकली वो एमएसएमई के इंप्रूवमेंट के लिए दिया जा रहा है अंडर द रैम्प स्कीम। तो रैम्प स्कीम का पर्सपेक्टिव क्या है ये समझ लेना, एमएसएमई क्या है ये समझ लेना और 4 पॉइंट्स ये समझ लेना कि क्या क्या यहाँ पर बदलाव होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन की। तो यूपीएससी ने 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दर द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब कि यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर सरकार की मदद करेगा ग्रोथ में। ठीक है, तो सरकार का ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हेल्प करेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर हेल्प करेगा। तो पहला ऑप्शन है प्रोमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसको लेकर भी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ देखने को मिलेगी, दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। तीसरा, इंप्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट देंगे, यहाँ पर लोगों के पास एजुकेशन आएगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एजुकेशन ले पाएंगे। अगेन यहाँ पर एक ग्रोथ की तरफ हमारा इशारा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लॉजिक वाइज देखें तो यहाँ पर तीनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही देखने को मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 तीनों ही। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना, एमएसएमई को प्रमोट करना या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट को लाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रोथ को लेकर काम करने वाली हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। तो इकोनॉमी का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, 2011 के अंदर पूछा था। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से इसको रिलेट कर सकते हो। बात की गई है एनुअल डॉल्फिन सेंसस के बारे में। तो करंट इशू क्या है आप देख पाओगे, द हिंदू ने इस आर्टिकल को कवर किया है। जो डॉल्फिन की पॉपुलेशन है ओडिशा कोस्ट पर प्लस और कुछ वाटर बॉडीज पर, ये तो बड़ी है,
लेकिन बात करें चिलिका लेक की, तो चिलिका लेक पर जो एरावाडी डॉल्फिन्स है इनकी जनसंख्या कम हुई है। अगर मतलब सिंपल सी बात यह है कि एनुअली अगर हम लोग देखें, जो साल भर में सेंसस बनता है डॉल्फिन का, इनकी जनगणना होती है कि पॉपुलेशन कितनी है, तो ओवरऑल जितनी भी डॉल्फिन्स हैं इनकी जनसंख्या बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन स्पेसिफिकली जब बात करते हैं चिलिका लेक की, तो चिलिका लेक पर एरावाडी डॉल्फिन्स की जो जनसंख्या है वो कम हुई है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो आप देख पाओगे इसको लेकर काफी डिटेल में आर्टिकल पब्लिश किया गया है। पहले मैं आपको डॉल्फिन्स के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताता हूं जो कि डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। जैसे डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं तो टोटल यहां पर इसकी 6 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। एक एरावाडी, देन उसके बाद बॉटल नोज, देन हम्प बैंक, देन स्ट्रिप्ड, देन फिनलेस, देन स्पिनर डॉल्फिन। तो ये यहां पर आपको 6 डॉल्फिन देखने को मिलती हैं। जो 2022 का सेंसस हुआ है इसके अकॉर्डिंग बात करें तो गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी, पास में ही है भितरकनिका के, तो यहाँ पर जो डॉल्फिन की पॉपुलेशन है वो बड़ी है। डॉल्फिन की पॉपुलेशन यहाँ पर पिछले साल 342 थी, ये बढ़कर 540 हो चुकी है इस नए वाले सेंसस के अंदर, ये बताया गया। इसके अंदर बोला गया कि 45 एरावाडी है, 135 बॉटल नोज है, 332 हम्प बैक है और 13 स्ट्रिप्ड और 15 स्पिनर डॉल्फिन है। तो ये जनसंख्या आज के टाइम पर पहुंच चुकी है। लेकिन ये बात की गई है गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी की। गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी क्या है, तो आप लोगों को मैं एक बार इसको दिखा देता हूं। गाहिर माथा सेंचुरी एक तरीके से एक मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। दुनिया की एक लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं वो यहाँ पर आप देख पाओगे नेस्टिंग वगैरह करते हैं। लोकेशन आप जब देखोगे तो ये ओडिशा वाली लोकेशन पर आपको यहाँ पर एक गाहिर माथा सेंचुरी देखने को मिल जाती है। ये जो लोकेशन आप देख रहे हो यहाँ पर आप देख पाओगे ओडिशा का मैप हुआ, यहाँ पर आपको गाहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाती है, मैरीन सेंचुरी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये फैली हुई है धमरा रिवर से लेकर यहाँ पर नॉर्थ में ब्राह्मणी रिवर तक, यहाँ पर पूरी की पूरी सेंचुरी फैली हुई है। जो ये गाहिर माथा है इसको यहाँ पर एक टर्टल सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1997 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। प्लस गाहिर माथा सेंचुरी पर आप देख पाओगे बहुत अच्छी तरीके से टर्टल्स यहाँ पर नेस्टिंग वगैरह भी करते हैं। क्लियर हुआ? तो अभी क्या हुआ, गाहिर माथा सेंचुरी पर जो डॉल्फिन की जनसंख्या है वो भी इंक्रीज हुई है, ऐसा आप पे बताया गया 2022 के सेंसस के अंदर। फिर दूसरा यहाँ पे बात की जा रही है चिलिका लेक की। तो चिलिका लेक की जब हम लोग बात करते हैं तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एरावाडी डॉल्फिन्स बहुत सारी पाई जाती हैं। एरावाडी डॉल्फिन्स कौन सी होती है, तो आप लोग ये देख पाओगे यहाँ पर एरावाडी डॉल्फिन है। ठीक है, तो चिलिका लेक में आपको एरावाडी डॉल्फिन देखने को मिलती है। बट हुआ क्या, इस वाले 2022 के सेंसस में बताया गया कि एरावाडी डॉल्फिन की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर कम हुई है। यहाँ पर 2021 में 162 के आसपास डॉल्फिन्स थी, लेकिन अभी यहाँ पर 2022 में ये 151 हो चुकी हैं। तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिला, तो एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे ही यहाँ पर बॉटल नोज वाली डॉल्फिन्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, ओडिशा में आज के टाइम पर टोटल 208 एरावाडी डॉल्फिन्स आपको देखने को मिल जाती है। अब एरावाडी डॉल्फिन्स कर रहे हैं तो इसके बारे में भी कुछ जान लो, डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। साइंटिफिक नेम वगैरह आपको पता होना चाहिए। इस डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है ओरेखेला ब्रेविरोस्ट्रिस। इसका हैबिटेट के बारे में बात करें तो कहाँ भी पाई जाती है, ये कोस्टल एरियाज में देखने को मिलती है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में। बहुत ध्यान से सुनना। प्लस जो एरावाडी डॉल्फिन है चिलिका लेक पर देखने को मिलती है, प्लस कोस्टल एरिया साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, उसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया वाले एरिया में देखने को मिल जाती है। ठीक है, IUCN स्टेटस के बाद में बात करें तो IUCN स्टेटस में ये एक इंडेंजर्ड स्पीशी है, मतलब काफ़ी खतरे में है, इसको बचाने की आवश्यकता है। नहीं बचाए तो इसकी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। लेकिन एरावाडी डॉल्फिन्स की जनसंख्या ऑलरेडी कम हुई है। कहाँ पर, चिलिका लेक पर आपको ध्यान रखना है। तो चिलिका लेक के बारे में जान लो। चिलिका लेक यहाँ पर एक ब्रैकिश वाटर लगून है जो कि यहाँ पर आपको ओडिशा पर देखने को मिलेगा। एशिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून ये कहलाता है। और चिलिका लेक यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक वेटलैंड है जिसको रामसर कन्वेंशन के अंडर में एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी मिलता है। क्लियर हुआ? बाकी चिलिका लेक को अगर हम लोग मैप में देखें तो आपको ओडिशा का मैप ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये चिलिका लेक है, यहीं पर ही जनसंख्या काफ़ी कम हुई है। क्लियर हुआ? बाकी हमने गाहिर मैरीन सेंचुरी के बारे में जान ही लिया है। अब यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इन्होंने बताया वाइल्ड लाइफ नेचुरली फाउंड करी जाती है कहाँ पर, मतलब नेचुरली मिलती है। सबसे पहली चीज़ बताया गया ब्लू फिन्ड महासीर, ये जो मछली है ये कावेरी बेसिन में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, एरावाडी डॉल्फिन ये चंबल रिवर में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन बोलता है रस्टेड स्पॉटेड कैट, ये नेचुरली ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। तो आप लोगों को भले ही दो ऊपर नीचे वाले नहीं पता होंगे, लेकिन आपको ये दूसरा वाला पता होता कि एरावाडी डॉल्फिन जो है चंबल रिवर, एरावाडी डॉल्फिन चंबल रिवर, नहीं, ये तो कनेक्शन नहीं बन रहा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है एरावाडी डॉल्फिन चिलिका लेक में देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पर एक कनेक्शन नहीं बना, तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। तो अगर आपने ये कर लिया होगा तो आप लोग यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हो। अब ये एलिमिनेशन टेक्निक क्या है वो समझो।
बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा वाला ऑप्शन हटा गया, दूसरा वाला ऑप्शन गायब हो गया। अब आप ऑप्शन के अंदर देख पा रहे होंगे, पहले वाले ऑप्शन में दूसरा है, हटाओ इसे। दूसरे वाले ऑप्शन में दूसरा है, हटाओ इसे। लास्ट वाले ऑप्शन में दूसरा है, हटाओ इसे। तो बचा कौन सा? ओनली सी बचा। ठीक है, 1 एंड 3 यहाँ पर बच गया, तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका सी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, मज़ा आ रहा है ना। तो आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बता दी है। और अभी वीडियो लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर सकते हो यार, आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि सपोर्ट इस समय कम आता है। तो आप लोग यहाँ पर सपोर्ट दिखाओ यार, वीडियो और लोगों तक भी पहुँचता हुआ नजर आएगा। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पे बात की गई है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। ऐसे भी यहाँ पर इससे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे शिव कुमार स्वामी जी के बारे में, डिटेल से बात करेंगे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको मिलने वाली है। तो करंट इशू क्या है, तो आप देख पाओगे ये पीआईबी का आर्टिकल है। हुआ क्या, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मतलब होम मिनिस्टर, इन्होंने उद्घाटन किया, प्लस इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 115वां बर्थ सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी का 115वां बर्थ सेलिब्रेशन किया गया है। उसी बर्थ सेलिब्रेशन का उद्घाटन हमारे होम अफेयर्स ने किया है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इनके बारे में जानेंगे डिटेल से। जो हमारे शिव कुमार स्वामी जी हैं, इनके बारे में काफ़ी डिटेल से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, आर्टिकल आप देख पाओगे पीआईबी पर कवर किया गया, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इनका पिक्चर है, शिव कुमार स्वामी जी ऑफ सिद्धगंगा मठ। कहाँ के हैं ये? सिद्धगंगा मठ इन तुमकुर। ये बेसिकली यहाँ पर आपको ये जो जगह है कहाँ पे देखने को मिलती है, ये जगह जो आपको देखने को मिलती है कर्नाटका में देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिद्धगंगा मठ कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर, वहाँ की ये बात हो रही है। अब बात करें तो इनका जन्म होता है 1 अप्रैल 1907 में वीरापुरा विलेज के अंदर ऑफ रामनगर, कर्नाटका के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जन्म होता है। प्लस ये जाने जाते हैं अपने फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ की तरह, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दान वगैरह करते हैं, तो इसी के बेसिस पर ये जाने जाते हैं। प्लस इन्होंने यहाँ पर काम किया 88 तक, मतलब 88 ईयर्स तक काम किया। रियलाइज़ करने के लिए जो बोसवेश्वर हैं इनके थॉट्स को। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ाई इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, प्लस यहाँ पर लोगों को स्पिरिचुअली और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। यहाँ पर ये बसवेश्वरा कौन है, इनके बारे में आप लोग को आगे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बसवेश्वरा को यहाँ पर काफ़ी फॉलो किया इन्होंने। अगर हम लोग बात करें इनके सोशल वर्क के बारे में, तो इनको 3rd लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, पद्म भूषण अवार्ड 2015 में। उसके बाद कर्नाटका रत्न अवार्ड भी दिया गया था इनको 2007 के अंदर में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इनके पास एक ऑनररी डिग्री देखने को मिलेगी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की बाय कर्नाटका यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ये डॉक्टरी दी गई इनको, ये यहाँ पर इनको डिग्री दी गई थी 1965 में। फिर उसके बाद बताया गया इन्होंने यहाँ पर श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी ट्रस्ट को फाउंड किया था, जो कि यहाँ पर चलती रही। और यहाँ पर आप कह सकते हो लगभग 125 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर बनाया गया। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया प्राइमरी स्कूल से लेकर, और स्कूल्स बनाए गए ब्लाइंड लोगों के लिए, कॉलेज बनाए गए आर्ट साइंस के लिए, कॉमर्स और इंजीनियरिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने करके गए। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें उन्होंने फाउंड करी हैं। इनको वॉकिंग गॉड के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, वॉकिंग गॉड जब आप टाइप करोगे तो इनका पिक्चर निकल कर आएगा। तो शिव कुमार स्वामी जी को वॉकिंग गॉड के नाम से जाना जाता है इनके फॉलोअर्स के थ्रू। प्लस इनकी डेथ हो जाती है 2019 के अंदर, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो अभी इनकी बर्थ सेलिब्रेशन हुआ है, तो जिसके बेसिस पर, क्योंकि अभी 1 अप्रैल निकला है तो बर्थ सेलिब्रेशन हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल चर्चा में है। क्लियर हुआ? हाँ, अब एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लिंगायत फेथ वाले यहाँ पर व्यक्ति हैं। ठीक है, लिंगायत फेथ के हैं। तो लिंगायत क्या होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताता हूँ। जो ये टर्म लिंगायत है, ये जो टर्म लिंगायत है, ये यहाँ पर डिनोट करता है कि एक पर्सन जिसने यहाँ पर पर्सनल लिंग पहना हो। ठीक है, वही जैसे शिवलिंग होता है वैसे यहाँ पर उन्होंने पहना हो। एक आइकॉनिक फॉर्म होता है शिव जी का, गॉड शिव जी का। ठीक है, तो अपने बॉडी पर पहना हो अपनी सेरेमनी की स्टार्टिंग में, तो उनको हम लोग यहाँ पर लिंगायत बोलते हैं। लिंगायत बेसिकली फॉलोवर्स है किनके, 12th सेंचुरी के आसपास एक सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे, फिलोसफर हुआ करते थे, पोएट हुआ करते थे, जिनका नाम है बसवेश्वरा, जिनके बारे में आपको चर्चा करके बताया था कि हाँ इन्होंने यहाँ पर 88 ईयर्स तक वर्क किया, ताकि यहाँ पर बसवेश्वरा जी का जो थॉट है इसको रियलाइज़ कर पाएँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे क्या हुआ, ये आप देख पा रहे होंगे कि जो लिंगायत फॉलोवर हैं किसके, बसवेश्वरा जी के। बसवेश्वरा कौन है, आप लोग देख पाओगे ये हैं बसवसना करके भी आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। ठीक है, फॉरगिव मी अगर मैं आप लोगों के लिए ये अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो।
बाकी अगर हम लोग बात करें जो बसवेश्वरा जी हैं, ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में हुआ करते थे, वैदिक रिचुअल्स के अगेंस्ट में हुआ करते थे। तो इनके जो फॉलोवर्स हैं वो भी यहाँ पर इनके अगेंस्ट में हुआ करते थे, कास्ट सिस्टम और वैदिक रिचुअल्स के। जो ये लिंगायत हैं, लिंगायत बेसिकली स्ट्रिक्टली मोनोथीस्ट होते हैं। मोनोथीस्ट मतलब एक गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं एक गॉड की, जिनका नाम है शिवलिंग। ठीक है, लिंग या फिर शिव जी। उसके बाद जो ये वर्ड है ना लिंगा, इसका मतलब यानी कि हाँ लिंग जो कि टेम्पल्स के अंदर एस्टेब्लिश होता है, ये बेसिकली यहाँ पर एक यूनिवर्सल एनर्जी शक्ति के बारे में चर्चा की जाती है। जो ये लिंगायत्स हैं, लिंगायत्स को क्लासीफाई किया जाता है हिंदू सबकास्ट के अंदर में, जिसको हम लोग वीर शैव लिंगायत्स बोलते हैं। लेकिन उसके बाद ही क्या होता है, लिंगायत्स की यहाँ पर मांग रहती है कि हम लोग को एक सेपरेट रिलीजन चाहिए, हिंदू से अलग सेपरेट रिलीजन चाहिए, ये मांग रहती है। तो यहाँ पर ये लोग क्यों मांग करते हैं, क्योंकि लिंगायत्स का मानना यह है कि यहाँ पर अपने आप कह सकते हो कि एक लीडर को फॉलो करते हैं जिनका नाम है बसवेश्वरा जी। यहाँ पर इनको फॉलो करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये कास्ट सिस्टम वगैरह के अगेंस्ट में थे। तो बोला जाता है जो लिंगायत है ये भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में रहना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, अभी यहाँ पर आप देख पाओगे जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब जो यहाँ पर आपके आज के टाइम पर हम लोग बात करें तो इनको जो भी लिंगायत्स हैं इनको वीर शैव लिंगायत्स की तरह कंसीडर किया जाता है, इनको इसकी तरह देखा जाता है। तो बोला जाता है कि यहाँ पर जो लिंगायत्स ये मांग करते हैं कि हम लोग को एक अलग से रिलीजन चाहिए, हिंदू से अलग रिलीजन चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर मांग की जाती है। फिर उसके बाद ये भी बताया गया, ये अपने आप को थोड़ा दूर रखते हैं हिंदू वैश्यवाद से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका मानना यह है कि हम लोग कास्ट सिस्टम से दूर रहेंगे। ठीक है, इसको लेकर मांग भी रहती है हमेशा से ही। तो आप लोग देख पाओगे इसके ऊपर भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश होता है। तो लिंगायत के बारे में आई होप आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे शिव कुमार स्वामी जी भी यहाँ पर जो लिंगायत है उसके ऊपर फेथ रखते थे। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। अब लिंगायत के बारे में आपको बता दिया, इन्फॉर्मेशन आगे भी यहाँ पर दी गई है। अब उसके बाद बात करते हैं यूपीएससी 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बताया गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, सिद्धास या फिर सितार्स, ये जो तमिल रीजन का आपको ये सिद्धास देखने को मिलेंगे, ये मोनोथीस्ट हुआ करते थे। प्लस ये आइडोलेट्री को कंडम करते हैं। आइडोलेट्री मतलब जो आइडल्स होते हैं, यानी कि जो मूर्ति होती है, मूर्ति पूजा को यहाँ पर मूर्ति के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो क्या ये सही है? तो हाँ बिल्कुल, इस पहला स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। तो हाँ ऐसा हुआ करता था। मोनोथीस्ट मतलब एक भगवान के ऊपर बिलीव करते थे। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो लिंगायत ऑफ कन्नड़ का रीजन, ये यहाँ पर बेसिकली रिबर्थ और जो कास्ट सिस्टम है इसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दूसरा भी सही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हाँ लिंगायत जो है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में रहते हैं। तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सा है? बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर देख पाओगे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ जो है ये वर्शिप करा करते थे शिव जी की शक्ति की, ये यहाँ पर एक तरीके से पूजा करते थे। अदरवाइज यहाँ पर मोनोथीस्ट थे, मतलब कि एक भगवान के ऊपर बिलीव किया करते थे। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो लिंगायत वाले आपको कम्युनिटी देखने को मिलेगी, ये यहाँ पर बिल्कुल कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर चुके थे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस वजह से सी एक करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ शॉर्ट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो आज की शॉर्ट न्यूज़ क्या है? तो पहली यहाँ पर न्यूज़ है वरुण 2022। तो अभी क्या हुआ है, जो 20वां एडिशन है इंडियन एंड फ्रेंच नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज का वरुण 2022 का, इसको कंडक्ट किया गया अरेबियन सी के अंदर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो अभ्यास है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया फ्रांस के स्ट्रेटेजिक बायलेटरल रिलेशनशिप का। ऐसा ये आर्टिकल आप देख पाओगे पीआईबी के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो आपको नीचे आर्टिकल दिख रहा होगा। तो फ्रांस ये है, कैपिटल पेरिस हो गई। ठीक है, तो फ्रांस की आप लोग लोकेशन देख सकते हो। इसके पीछे इधर बेल्जियम है, इधर लक्समबर्ग है, देन स्विट्जरलैंड, देन इटली, देन उसके बाद यहाँ पर स्पेन। अब बात करें ये जो इंडिया फ्रांस की नेवीज के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, ये एक्सरसाइज लंबे समय से हो रही है, 1993 से हो रही है। तो आप लोग को ध्यान रखना है 1993 से अभ्यास हो रहा है। 2001 से जो ये एक्सरसाइजेज हैं इसको वरुण के नाम से जाना गया है। प्लस इंडिया और फ्रांस के बीच के और भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं। पहला एक अभ्यास आप देख पाओगे इनके जो यहाँ पर नेवी का एक्सरसाइज है, मतलब कि जो इनकी नेवी के बीच में जो होता है ये तो आपको पता चल चुका है, वरुण 2022 है। इसके अलावा जब हम लोग देखेंगे तो इनके एयरफोर्स के बीच में कौन कौन सा अभ्यास होता है, तो डेजर्ट 921 और गरुड़ा अभ्यास होता है। फिर उसके बाद इन दोनों की आर्मी के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, वो शक्ति होता है। तो आप लोग इनके बारे में ध्यान रख सकते हो, क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से सुना है। वीडियो अगर अच्छे से सुना है तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन बोलता है जो बमयान बुद्धा स्टैचूज़ हैं ये यहाँ पर बनाए गए थे, ये कौन सी सेंचुरी के आसपास के देखने को मिलते हैं, वो सेंचुरी लिखनी है, अभी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ये बमयान बुद्धा स्टैचूज़ हैं, पॉपुलरली दो स्टैचू के बारे में चर्चा की जाती है। उन दोनों स्टैचू के आपको नाम बताने हैं। एक बड़ा स्टैचू है जो 55 मीटर का है, दूसरा स्टैचू छोटा है जो 38 मीटर का है। तो दोनों के नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है।
अगला क्वेश्चन बोलता है डैश, ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस के अंदर जो अंतरिक्ष का कूड़ा है वो सब चीज़ डिटेक्ट करेगा। तो बेसिकली भारत के इसरो का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम बताना है जो कि अंतरिक्ष के कूड़े को डिटेक्ट करने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है रैंप स्कीम को जो कि एमएसएमई को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो रैंप स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, इस रैंप की फुल फॉर्म आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है। अगला क्वेश्चन डैश, कोई ऐसी लेक है जो कि एशिया की एक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून है जो कि एक तरीके से वो सेपरेट है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल बाय अ सैंडी रिज। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में उस लेक का नाम बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कौन से व्यक्ति हैं जिनको हम लोग वॉकिंग गॉड्स के नाम से भी जानते हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है इनके बारे में। फिर अगला क्वेश्चन, जो 20वां एडिशन है इंडिया और फ्रांस के नेवी के बायलैटरल एक्सरसाइज का, ये बेसिकली अभी हुआ है अरेबियन सी में। तो इंडिया और फ्रांस के बीच के नेवी के बीच में जो अभ्यास होता है उस अभ्यास का नाम क्या है, आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, चाहो तो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर खुद सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को मज़ा आ गया होगा, एक एक चीज़ क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।